जनता से ले हद करता है, 100 रुपए भी नहीं तुम लोगों की बात में, गजब है। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। ठीक है, मैं लोकसभा चुनाव को मैं डिबेट में बैठ गई बेटा। बीजेपी दोनों सामने गए जबरदस्त रूप से तैयारियों में जुट गई है। पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद परिणाम आए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ गई। लेकिन अब सामने जो लक्ष्य है वह है लोकसभा चुनाव का, और इसको लेके चाहे सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस हो या विपक्ष में बैठी बीजेपी, दोनों ही अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं, और दावे हैं 25 सीट जीतने के। जी हां, ये सब कुछ इस तरह चल रहा है कि मानिए कि बीजेपी ये कह रही हो कि हमने 25 सीट जीत ली हैं, इधर कांग्रेस कह रही हो कि हमने भी भैया देखिए इधर विधानसभा चुनाव जीता है, अब आगे हम लोकसभा चुनाव भी जीतने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कहां कहां फोकस किया जा रहा है, और इन तैयारियों के देखते हुए आखिर कैसे ये एक लोकसभा चुनाव का जो रण है, बड़ा जो आम चुनाव का रण है, वो कैसे पार्टियां उसको फतह करेंगी। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। राज्य की एक एक सीट को लेकर विस्तार से मुख्यमंत्री निवास पर मंगलवार से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विधायकों और पदाधिकारियों से जिले में टिकट वितरण का फीडबैक ले रहे हैं। हर दिन 6 जिलों के विधायकों और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है, और माना जा रहा है कि हर लोकसभा सीट से 2 से 3 नामों का पैनल 10 फरवरी तक तैयार कर दिल्ली भेज दिया जाएगा। हर आदमी ये चाहता है कि जिसको भी हाईकमान यहाँ पर लोकसभा का उम्मीदवार बना करके भेजती है, उसको चुनाव जिताया जाए। इतना बड़ा उत्साह मैंने कभी जयपुर के कार्यकर्ताओं में नहीं देखा। इधर भाजपा भी लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा अब और ज्यादा मजबूती से जनता के बीच जाएगी और लोकसभा में भाजपा को राजस्थान से जीत दिलाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी के सामने सिर्फ चुनाव हैं और संगठन में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। भाजपा का दावा है कि 2014 के मुकाबले अब 2019 में ज्यादा सीटें जीतेंगे। वहीं राजस्थान से भी 25 सीटें जीतने का दावा किया है। भाजपा 13 प्रकार के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। मैं आपको सबको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर रहकर हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला बड़ा माइलस्टोन जो है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर हम लोग सब मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जिन तीनों राज्यों के चुनाव में हमको अपेक्षाकृत सफलता नहीं प्राप्त हुई, इन राज्यों में भी केंद्र में लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, सभी मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, और राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीट 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में फायदा मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतिहास में भी देखें तो ये पता चलता है कि जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, उस पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिला। 25 की 25 सीटें जीतने का दावा तो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए दोनों ही पार्टियों को बेहतर चुनावी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो 25 सीट जीतने का दावा बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे, जब विधानसभा चुनाव था, उससे पहले दोनों ही पार्टियां दावा करती थी कि हम देखिए जो आने वाला समय होगा, जो सत्ताधारी पार्टी उस समय थी बीजेपी, कि आने वाला समय भी हमारा ही है। लेकिन कांग्रेस को, जनता ने इस कांग्रेस पर विश्वास जताया और राजस्थान में कांग्रेस आई। अब लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, 25 सीटों की जो बात है, एक अहम आंकड़ा होता है 25 सीटें, इसको जीतने का दावा कर रही हैं, रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, मीटिंग किए जा रही हैं, और नेताओं के दावे हैं कि देखिए आने वाला जो समय है उसमें लोकसभा चुनाव में हमारी रणनीति ज्यादा कारगर साबित होगी। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से निमिषा मुकुंद जी हैं और कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं। सबसे पहला सवाल मेरा निमिषा जी आपसे है, क्योंकि अभी आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है,
आप विधानसभा चुनाव जब आप हार गए यहां से, अब लोकसभा चुनाव आपका दावा है, मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कि 25 सीटें हम लोग जीतेंगे और हमारा लक्ष्य केवल और केवल चुनाव 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 है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि किस तरह इस बार बीजेपी अपनी रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मीटिंग तो की जा रही है, बैठकों का दौर भी जारी है, कहां आपका फोकस ज्यादा है पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अंत्योदय के स्वप्न को लेकर के जब भाजपा ने चुनावी रण में उतरना तय किया, तब से लेकर अब तक एक ही वादा है कि हम बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ विकास की उन योजनाओं में लाभार्थियों को जोड़ते हुए सत्ता हासिल करनी है। अभी भी आपने देखा होगा कि आप 2-3 बार आपने दोहराया हार, मैं इसे हार नहीं मानती, और हारना कोई ऐसा नहीं हारना है कि कमजोर, हमने बहुत अच्छा विपक्ष दिया है और सिर्फ मात्र 5%, मात्र कहूंगे 5% से 1.5 लाख वोटों से कांग्रेस सत्ता में आज है। यहां पर विकास के सुशासन पर मोहर लगाया है राजस्थान की जनता ने। लेकिन जब चुनावी समीकरण होते हैं, अलग अलग तरह के परिप्रेक्ष्य होते हैं, तो इसके मद्देनजर आप कह रही विकास के मतलब जो सुशासन पर मोहर लगाई, अगर आपका यानी कि जो पूर्व हारना तो क्या होता है, मेरी बात सुनिए, हारना और जीतना चलता रहता है। हारना तो कांग्रेस अगर हार जाती है, कांग्रेस अगर हारती है तो आप कहते हैं कि अब तो कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना को हमने तैयार कर दिया है। आज एक बात और स्पष्ट करती हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत अर्थात कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र में एक परिपाटी प्रारंभ की थी, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण अर्थात एक तरफ का तुष्टीकरण का जो एक जो माहौल स्थापित किया था कांग्रेस ने, उस कांग्रेस मुक्त भारत के आपने अभी भी पहला इंटरव्यू देखिए, आप मैं फिर कहूंगी ये शब्द जो है क्योंकि मात्र 5% से इधर उधर हुआ है। बाकी अस्वीकार तो वो होता है जब उत्तर प्रदेश में अस्वीकार वो होता है, जो 2014 के चुनाव में लोग 45 तक सिमट गए, वो होता है अस्वीकार। सुशासन पे मोहर लगाइए, लेकिन चुनावी समीकरण होते हैं, कई कैंडिडेट्स होते हैं, कहीं ना कहीं पसंद नहीं, नापसंद की बात नहीं है, बात यहाँ पर है सुशासन पे मोहर लगाता हुआ एक बहुत ही सुदृढ़ विपक्ष दिया है हमने। और अब हम बात करते हैं क्योंकि एक ही उद्देश्य जो है, उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं है, उद्देश्य राष्ट्र हित है, उद्देश्य प्रदेश हित है। आज अब रिफाइनरी की बात को ले लें, रिफाइनरी में जिस तरह से हमने 2006 में भी इसकी हो चुकी थी, उसके पश्चात भी कांग्रेस ने इसको पूरे कार्यकाल में टाला और लास्ट में ला करके एक शिलान्यास पत्थर का लगा करके चले गए। आपने कहीं भी इन्होंने कहीं भी मंजूरी ली, न केंद्र सरकार की मंजूरी ली, कहीं पर भी क्लियरेंस नहीं की, सिर्फ जनता को दिखाना था कि हम रिफाइनरी लेकर आ रहे हैं। और हमारी सरकार आई, उसके बाद 40,000 करोड़ का प्रदेश को मुनाफा देते हुए रिफाइनरी की पूरा व्यवस्था करते टास्क फोर्स गठित हुआ और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब प्रदेश को सुव्यवस्थित तरीके से रिफाइनरी दी गई है और वहां पे कार्य प्रारंभ हो चुका है। 1 वर्ष निकल गया है और समय सीमा में एक ही उदाहरण है। नहीं तो ये जो नई कवायद आपकी की जा रही है लोकसभा चुनाव के तहत, पार्टी की जो कवायद शुरू हो चुकी है और 25 सीट जीतने के दावे किए जा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हैं ताकि 25 सीटें जीतने की जो बात है वो कैसे आप उनको पूर्ति करेंगे? 2 बातें इस चुनाव के समय बात आई, 2 बातें आई थी। एक तो आई थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल विकास के लिए ऐसी योजनाएं बनी है, ऐतिहासिक योजनाएं बनी है प्रदेश के अंदर, जो न केवल प्रदेश में अपितु देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही गई है। और इनके ही वर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उन्होंने जब चुनावी विधानसभा के रण में उतरे तब उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चित तौर पर योजनाएं बहुत सार्थक हैं और हम इन योजनाओं को जारी रखेंगे, इन योजनाओं को हम कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वाकई में विकास की योजना अच्छे तरीके से देखिए। तो ये यहाँ मैं तो दोनों को मैं कह रही हूँ, दोनों ही बातों को मिलान करके बोल रही हूँ आपको कि विकास का जो उद्देश्य लेकर के प्रदेश की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आई थी और आज जो है हम उसी आधार पर, उसी को आधार बनाकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़कर लाभार्थियों का सम्मेलन सामंजस्य स्थापित करके हम लोकसभा के चुनावी रण में उतर रहे हैं। बूथ स्तर तक आप कार्य करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये चीज विधानसभा चुनाव में एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी आप लोगों के सामने कि आपके कार्यकर्ता जो थे वो इस बात को लेकर शिकायत करते थे कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। अब आप वापस कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, वापस उनसे इस बात की, देखिए पार्टी है, पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे कि भाई देखिए हमें लोकसभा चुनाव का जो रण है वो जीतना है। तो जो कार्यकर्ताओं को नहीं सुनने वाली बात है, कहीं ना कहीं उसका भी इंपैक्ट रहा आपके साथ?
चुनाव में जो भी समीक्षात्मक समीकरण, जो भी समीक्षात्मक विश्लेषण हमारे हुए, उन विश्लेषणों के आधार पर वो भी नाराजगी जो है दूर भी की जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर सभी समस्याओं का समाज, कि परिवार बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जब परिवार बड़ा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बातें होती हैं और आपस में नाराजगी भी होती है, मनाया भी जाता है। अब दो सांसदों से प्रारंभ हुई है ये आज ही भारतीय जनता पार्टी 11 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारे भाजपा की रीढ़ है और उस कार्यकर्ता के बल पर ही लोकतांत्रिक जो रण में हम लोग लोकसभा के अंदर उतरेंगे और ऐसे ऐतिहासिक श्रृंखलात्मक निर्णय भारत के युगांतकारी परिवर्तन के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लिए गए हैं वो विश्व के परिदृश्य में भी सराहे गए हैं। ठीक, आशीष चौधरी साहब, कांग्रेस इस वक्त पूरी तरह से मोड में है। पहले जो अपने विधानसभा चुनाव में आपने जो जीत हासिल करी, निश्चित तौर पर पार्टी का उत्साह बढ़ा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। अब लगातार बैठकों का दौर जारी है, आप अलग अलग तरीकों से जो भी आपकी एक रणनीति बनाई है। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब चूंकि आप जीते हैं तो निश्चित तौर पर उत्साह तो बढ़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, आम चुनाव, जहां पूरे देश की निगाहें टिकी होती हैं। इसको देखते हुए और जो हिंदुस्तान राज्य की जो 25 सीट है उन पर किस प्रकार की रणनीति, आपका कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है आप कांग्रेस का? सुधांशु जी, सबसे पहले तो जो आपने कही, निश्चित रूप से जो विजय मिली और विजय के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम प्रदेशवासियों का आभार। और जनता का जनादेश होता है और लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में जनता की अदालत में जाना होता है और वो जनता ही अंतिम फैसला करती है कि किसका शासन मिला है, किसका नहीं मिला। निश्चित रूप से 2013 का जो विधानसभा का चुनाव था और 14 का जो लोकसभा चुनाव था, इस देश के अंदर बहुत से वादे किए और इस प्रदेश की जनता ने इतना मुखरों के कभी इतना बड़ा जनादेश नहीं दिया। 163 विधानसभा में दी और 25 के 25 लोकसभा में दी और कहा कि डबल इंजन है, बहुत तेजी से काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का कि जितना बड़ा जनादेश दिया उसके बाद में सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अहंकारी हो गए और प्रदेश की जनता की सुनना बंद कर दिया, सत्ता एक जगह केंद्रित हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी की जो मेरे साथी हैं वो बोल रही है कि इतना आंकड़ा रहा है, ये सब चीजें रही है। लोकतंत्र के अंदर सीटों का आंकड़ा होता है, एक वोट से भी मतदान हारता है, जीतता है, सब चीजें फैसले होते हैं और ये तो अंक गणित है। 101 जिसके पास में होगी वही इस राज्य की सरकार को संभालेगा। विपक्ष का जनादेश दिया है, 163 थे, आधे से भी कम रह गए और उसके बाद में भी अगर लगता है कि हमें हमारा विकास हराया गया है तो आपका ऐसा विकास भारतीय जनता पार्टी मुबारक हो, जनता ने जनादेश दिया। 2014 का जो चुनाव था लोकसभा के अंदर, बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, गिरता रुपया, बढ़ती महंगाई, एक सैनिक के बदले 10 सैनिक, 15 लाख रुपए प्रति खाते पे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम मुद्दे दिए इस देश को और मुद्दे अलग अलग जगह पे जाके दिए और इस देश की जनता ने विश्वास किया। और 30 साल के लंबे अंतराल के बाद में एक ऐसा राजनीतिक दल जो ये नहीं कह सकता कि मजबूर सरकार की, पूर्ण बहुमत की सरकार दी, 282 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आई और गठबंधन की सीटें थी 336। लेकिन सत्ता में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जो 46 दलों का गठबंधन था, एनडीए था, जब प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला तो भाजपा की सरकार होगी और एनडीए भूल गए, एनडीए का संयोजक भी नहीं बनाया और ना ही कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार देखिए। लेकिन लोकतंत्र के अंदर जब उपचुनाव हुए, 10 विधानसभा सीटें हारी, 272 पे आ गए। अगर 2-4 और उपचुनाव होते तो अल्पमत में आ जाती। उसके बाद में उन्हें एनडीए अपना याद आया। राजस्थान की जनता ने डबल इंजन का सरकार बनाई, लेकिन राजस्थान को क्या मिला, उसकी सौगात में क्या मिला? केंद्र की सरकार से कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा काम नहीं जो निमिषा मुखर्जी ने कहा है हमने रिफाइनरी पे ये किया, 5 साल बीत जाने के बाद में 500 करोड़ का प्रावधान किया, एक दोबारा उसका भूमि पूजन करवाया गया, सिर्फ नाम का पत्थर लगाने के लिए 1 किलोमीटर की दीवारी भी ये नहीं बना पाए, इसलिए जो मिलनी चाहिए सौगात वो नहीं मिल पाई। 1 किलोमीटर लंबी मेट्रो की परियोजना नहीं बना पाए, यहां पे जो रतलाम और बांसवाड़ा को जो जोड़ने वाली रेल लाइन थी वो नहीं बना पाए, तो कोटा और अजमेर और सवाईमाधोपुर को जोड़ने वाली थी रेल लाइन वो नहीं बना पाए। मुख्यमंत्री बार बार अकाल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए मांगती रही। ईस्टर्न कैनाल पे बहुत लंबी चर्चा करी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने 13 जिलों का जिक्र किया, लेकिन 1 रुपया इस राज्य की सौगात नहीं मिली। दुर्भाग्य देखिए, जब मेरे राजस्थान के जिले जो सीमांत जो जिले हैं जब बाढ़ से बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, मवेशी मर जाते हैं, बेघर जो लोग हो जाते हैं, देश का प्रधानमंत्री जी गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान वहां पे जाते हैं और 500 करोड़ बिना मांगे दिलाते हैं, और जब राज्य की सरकार जब 1000 करोड़ रुपए मांगती है 1 रुपए की कौड़ी नहीं मिलती। आखिर ऐसा दोनों दर्जे का व्यवहार कैसे हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, मैंने आपसे सवाल भी यह किया था कि किस तरह की रणनीति अब
जो आगामी लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें कांग्रेस की देखने को मिलेगी। आप लोग विचार विमर्श तो काफी कर रहे हैं इस वक्त, अलग अलग जिलों को लिया जा रहा है, अलग अलग जिलों के जो विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वो बैठ रहे हैं, उनसे चर्चा की जा रही है, उनसे तो जो पैनल, भाई देखिए ये बहुत अहम है कि इस जो नाम तय किए जाएं वो बहुत अहम होते हैं कि जिन नामों को आप भेज रहे हैं दिल्ली पैनल बना के, तो उस पर जो कवायद है उस पर कितना फोकस है कांग्रेस का? सुधांशु जी, ये जो कवायद है, ये कवायद जब पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जब जयपुर पधारे, इस जनता का जब आभार किया, किसानों को जब आभार किया, जब कांग्रेस की सरकार बनी, उनका एक सीधा संदेश था, मैं राजस्थान के लोगों की शिकायत नहीं सुन सकता। राजस्थान के लोगों की सरकार है ये, राजस्थान की जनता के लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए, वो चाहे हमारी विरोधी विचारधारा का हो, किसी दूसरे राजनीतिक दल का हो, लेकिन इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए हमने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है, इस प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया, ये राज्य इस हिंदुस्तान का कैसा अग्रणी राज्य बने उसको लेके जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नंबर 2 पे है, उससे पहले इस प्रदेश की जनता है। आखिर जनता की लोकतंत्र के सही जो मायने हैं, ये क्या है? पीपुल फॉर द पीपुल। अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र के पहले मूल भावना है, लोगों के लिए समर्पित हो जाएगी। अब जो प्रदेश की जब लोगों की सुनी देगा नामों को लेकर, क्या पूरी तरह से कार्यकर्ता की सुनी जाएगी? कार्यकर्ता से क्या पूछा जा रहा है? कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है कि क्या आप जिस ब्लॉक में काम करते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, कोई शहर में काम करता है, कोई देहात में काम करता है, कोई ढाणी में काम करता है, कोई किसानों के साथ करता है, कोई व्यापारियों के साथ करता है, अलग अलग वर्ग के साथ में काम करते हैं। तमाम जो लोग हैं, कैसे सरकार गुड गवर्नेंस डिलीवर कर पाए, कैसे लोगों को राहत दे पाए। अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग चुनौतियां हैं। भीलवाड़ा के अंदर नोटबंदी के बाद में टेक्सटाइल से बहुत सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। जानना चाह रहा हूं आपसे कि कार्यकर्ताओं की राय का सम्मान किया जाएगा ना इस लोकसभा चुनाव में, जब टिकट कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया, कार्यकर्ताओं के दम पे उन्होंने किया। मैं पूछा जा रहा हूं, आप कार्यकर्ता से पूछ रहे हो, अगर कार्यकर्ता अपनी जब राय रखेंगे तो क्या इस बात पर फोकस किया जाएगा कि जीतने के समीकरण तो हैं, लेकिन क्या इस बात पर फोकस किया जाएगा कि भाई कार्यकर्ता हमारा ये कह रहा है, और वाकई में अगर उस क्षेत्र के अधिकतर कार्यकर्ता बड़ी तादाद में है, जिन किसी का नाम अगर सुझाते हैं, तो क्या इस पर पार्टी विचार करेगी? सुधांशु जी, मेरा यह कहना है कि लोकतंत्र के अंदर जो जनता जनादेश देती है, उस जनता के अंदर बहुत से विरोधी विचारधारा के भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं, परिवर्तन के लिए भी हो सकते हैं, राज्य को अगले राज्य देखने के लिए भी हो सकते हैं। सिर्फ कार्यकर्ताओं और संगठन मात्र से चुनाव जीतना नहीं है। इस प्रदेश की जो भावना क्या है, इस प्रदेश का आम आदमी क्या चाहता है, उस प्रदेश के आम आदमी की क्या दिक्कत है, अगर वो सरकार में सुनवाई नहीं होती तो मुझे नहीं लगता उसकी सत्ता में भागीदारी कोई मायने रखती है। मायने ये रखती है कि जो अंतिम व्यक्ति जो इस जयपुर तक नहीं पहुंच सकता, अगर उसकी पीड़ा को अगर कार्यकर्ता यहां पे पहुंचाता है और उसकी सुनवाई होती है, उसको राहत मिलती है, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वही काम है। और इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए कांग्रेस है वो जवाबदेह है, हर वर्ग के लिए, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, उनको जो दंश मिले हैं उन दंशों से कैसे मुक्ति मिले। निमिषा जी ये सवाल करूंगा, और वही सवाल मैं निमिषा जी के बाद आपके पास आऊंगा, क्योंकि दोनों के जवाब उसको अलग अलग होंगे, क्योंकि इस वक्त इस परिस्थिति अलग अलग दोनों ही पार्टियों की। निमिषा जी, एक देखिए, ये जो अगर हम पीछे इतिहास पर देखते हैं तो जो भी सरकार वर्तमान में मौजूद है, जिसने विधानसभा फतेह किया चुनाव, उस पार्टी को लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर फायदा होता है और एक अच्छा फायदा मिलता है, अच्छा माइलेज मिलता है सीटों के रूप में। अब आप कह रहे हैं कि 25 से 25 सीटों का आपका एक टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब आप विपक्ष में बैठे हैं तो उस चीज, ये जो एक जिस तरह से जो राजनीतिक इतिहास चला आ रहा है, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, उसमें आपका जो एक टारगेट है उसके करीब तक भी पहुंच पाएंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर पहुंच पाएंगे सुधांशु जी। जब हम बात करते हैं ना, इस बार कैसे बदलेगा ये? देखिए, इतिहास कैसे बदलेगा? देखिए, इतिहास इसलिए बदलेगा क्योंकि हमने सूचना तकनीकी के माध्यम से जनता को सहभागी बनाया, सरकार के साथ, शासन प्रशासन के साथ। जितनी भी योजनाएं थी उनको हमने जियो टैगिंग के माध्यम से वेरिफिकेशन किया, योजनाओं को जनधन अकाउंट के माध्यम से योजनाओं का सीधा पैसा लाभार्थी के पास गया। तो मैं ये मानती हूँ कि हमारी सरकार के सुशासन के अंदर पूरा का पूरा विकास जो है समर्पित रहा जनता को। अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे कांग्रेस के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाह रहे हैं। अंतिम, देखिए, चाल चरित्र चिंतन जब एक राह पे, भारतीय जनता पार्टी की राह पे चल पड़ा कांग्रेस का, तो कांग्रेस की एक स्तर पे स्वीकारोक्ति हुई, क्योंकि एक तुष्टीकरण की नीति
को समाप्त करके जब ये सबका साथ सबका विकास, अभी इनके मुंह से अंतिम व्यक्ति तक कहीं पहुंचे नहीं जी। लेकिन जब आप ये बात कहती हैं तो मुझे एक बात याद आती है। देखिए वही मेरे को भी एक बात याद आती है, चाल चरित्र चिंतन। तो मुझे एक बात समझाइए, ऐसा क्या चाल चरित्र हो गया आपका इस बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा चुनाव में कि उसको जनता ने बाहर कर दिया? आपको क्यों रिपीट नहीं किया? मैं आपको कह रही हूँ ध्यान होगा अच्छे से कि आपकी पार्टी के मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार ये जनता से गुहार कर रहे थे कि 5 साल वाला सिस्टम रिपीट नहीं करना है। 5 साल वाला जो सिस्टम चला रहा है राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब उस पर हमें नहीं चलना है क्योंकि विकास तो बीजेपी कर रही है। उसके बावजूद आपको नकार दिया, आप इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। स्वीकार तो हमने किया ही ना, विपक्ष में हम बैठे, हम तो स्वीकार करना ही हुआ। मैं बात ये कह रही हूँ, 101 का आंकड़ा तो कांग्रेस ने भी नहीं छुआ है ना। और गठबंधन की बैसाखी पर बैठी कांग्रेस जब चुनाव के रण में उतरती है तब ये बात करती है, तो प्रचार अपना होता है, प्रचार दुष्प्रचार के माध्यम से चुनावी समीकरण। लेकिन मैं फिर कहूंगी, प्रदेश की जनता सत्ता हासिल एकमात्र करना उद्देश्य नहीं था। इसलिए आज जो आम जन है, आप में जब कभी भी आप देखिएगा, सोशल मीडिया पे देख लिए, कहीं पर भी देखिए आप, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पहुंचा है। अभी बात कर रहे कार्यकर्ताओं की, पैराशूट लैंडिंग पर 20,000 फीट से रस्सी काटने वाले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को व्यक्तिगत कह दिया जाता है। 10 दिवस में संपूर्ण कर्जा माफी का वादा करने वाले, वादा खिलाफी करने वाले आके धन्यवाद जब देते हैं, तो मैं कहती हूँ कि उल्टा किसानों को प्रश्न पूछना चाहिए। और मैं बोलती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ इनका ब्रांड एम्बेसडर जो बोले कि हाँ आज हमारे पूरे कर्जे माफ की जाएंगे। ऐसे लोक लुभावने वादे करके सत्ता में आना, सत्ता हासिल करना, और कहीं बेरोजगारी भत्ता उन युवाओं का, कहीं नौकरियों के ऑफर, ये जो लोक लुभावने वादे करके आना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ही बनाई गई सुशासन जो सरकार बनी और जो सरकार ने वादे किए हैं वो केवल लोक लुभावने हैं इनकी कांग्रेस की सरकार के। कथनी करनी में अंतर देखी ना, लगातार राजस्थान के एकीकरण से लेकर के शुरू हुई है। 10 दिन के वादे तो इन्होंने किए थे। 10 दिन के अंदर सबके कर्जे माफ, पूरे कर्जे माफ। फिर लैंग्वेज आती पात्र किसान। अरे पात्र किसान को डिफाइन कीजिए। आपने कहा सभी किसानों के कर्जे माफ, कहाँ है किसान के कर्जे माफ? तो ये लोक लुभावने दिवस ये वादे करके और एक भ्रामक बयान घेरने की तैयारी कर रहे होंगे ना विधानसभा में। तो हम हमारे प्रतिनिधि घेरेंगे ही, जनता खुद घेर रही है इनको, जनता पूछ रही है। ये धोखा, ये भोली भाली प्रदेश की जनता को गुमराह अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में सशक्त, समर्थ और सक्षम जनता हो चुकी है। वो खुद वेरीफाई करेगी कि इन्होंने कैसे झूठ बोल करके, और झूठ की राजनीति अब कर नहीं पाएंगे लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान दे और कोई इनका राष्ट्रीय महासचिव का उनका व्यक्तिगत बयान है, कभी कहते हैं कि कभी कोई एक मुद्दा उठा करके राष्ट्र की सुरक्षा पे, कभी कहते हैं सैनिकों की शहादत, खून की दलाली। किस क्षेत्र को इन्होंने छोड़ा? किसानों को गुमराह किया, सैनिकों पर ऐसे कटापेक्ष किया। और जेएनयू में जब लगे, मेरी बात पूरी, सुधांशु जी मेरा निवेदन है, मुझे एक मिनट दीजिए। जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उस गैंग को जाकर के जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्थन करते हैं, तब मेरे युवाओं का मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। फिर भी ये गुमराह करते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम युवाओं के भरोसे की बात करते हैं। उन भरोसे को देकर के ये बैसाखी का ये एक बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है आपने। चौधरी जी आप आए हैं, स्वागत है आपका। कि आप ध्यान रखिए, प्रदेश की जनता बहुत सतर्क हो चुकी है। चलिए ठीक है। हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मैं श्याम जी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इनसे भी अभी ये मैंने पूछा कि भाई देखिए जो लोग जिस पार्टी की सरकार है विधानसभा में, उस पार्टी को वेटेज है यहाँ पर, और ये एक इतिहास में चलन रहा है कि जिस पार्टी की सरकार उसको लोकसभा सीट में बीजेपी दावा कर रही है कि हम 25 की 25 सीट जीतेंगे, हमें इस हार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि ये इतिहास किस तरह, आप क्या लग रहा है आपको कि ये इतिहास किस तरह देख पा रहे हैं आप? कि निश्चित तौर पर मुझे तो कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखता है, क्योंकि 25 सीट जिस पार्टी की सरकार, उसको निश्चित तौर पर जनता भी स्वीकारती है लोकसभा चुनाव में। देखिए सुधांशु जी, ये बात सही है कि जब सत्ता में जो पार्टी आ जाती है उसके साथ साधन संपन्न हो जाती है। सरकार का सदुपयोग, जिस प्रकार से ये कहते थे पहले कांग्रेस कहती थी बीजेपी की दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन सदुपयोग होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को देने में, कुछ चीजों को बताने में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, सरकार का बहुत बड़ा। किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और जो कहेंगे वो करने की स्थिति में आएंगे, क्योंकि ये बजट भी लेके आ रहे हैं कुछ दिन में। 20 तारीख को जब बजट होगा जी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव
9 चरणों में होंगे और अप्रैल से लगा करके आगे तक चुनाव का प्रक्रिया पहले भी 9 चरणों में हुई है, तो इस बार भी 9 चरणों में होने की संभावना बनती है। अब क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेटों के बारे में अपने लोगों को बुला करके रायशुमारी करना शुरू कर दिया है, और ये भी कहा जाता है कि आज भी कल से उन्होंने जो स्टार्टिंग किया था, कम से कम 5 जिले तो निपटा चुके हो कल, और अभी आज भी 5 जिले की जी हर दिन 6 जिले ले रहे हैं वो लोग। तो अब ये भी है कि क्योंकि सत्ता में रहने के बाद बहुत सारे साधन संपन्न होता है, सारी चीज होती है। अभी तक भाजपा इस बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके 13 तारीख को आने वाले थे, नहीं आ पाए, और स्थिति ये बन रही है कि ये अब कमजोर स्थिति में इसलिए कि ये इनके पास जो चेहरे हैं मौजूदा 23 तो इनके चेहरे हैं ही आज, अब उसमें से किसको काटेंगे, किसको क्या करेंगे, लेकिन कांग्रेस को नए तरीके से रणनीति भी तैयार करनी है, अपने चेहरे भी घोषित करने हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी कहा जा सकता है कि होगा तो घमासान अच्छा, जातिगत आधार भी होगा, और सरकार की बहुत सारी चीजें भी होंगी, योजनाओं के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें आएगी। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव ये कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए चुनौती भरा होगा। अब जो सपने देख रहे हैं कि हम फिर से 25 से 25 ले आएंगे, वो तो सपने कभी पूरे होने वाले नहीं, क्योंकि जो सत्ता में होता है उसको सीटें मिलती हैं, उसमें दो राय नहीं। अगले पहले भी देखे जाए तो मैं मान के चलता हूं कि 12, 13 या 10, 15 या 11, 14 इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मोदी और अमित शाह क्योंकि पुराने चुनाव का अनुभव देख चुके हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अब सक्रियता अलग तरह से रहेगी, अब वसुंधरा जी की चलेगी नहीं, क्योंकि उनको तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। अब किसी राज्य की जिम्मेदारी देंगे, उनको वहां पे भेजेंगे कि आप वहां की जिम्मेदारी देखिएगा। यहाँ तो अब नया कौन चेहरा आएगा, क्योंकि अभी आज भी इनके प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लो बनना चाहिए था, कांग्रेस कार्यालय में उत्साह का माहौल है। सीएमआर जो कि नया सीएमआर है, वहां पर लोग आ रहे हैं, चहल पहल बहुत है। आज भी करीब इनके 7-8 हजार लोग आए हैं, उनका खाना भी होता है, सारी बातें होती है। सत्ता का बहुत बड़ा अलग तरीके, और बातचीत भी शुरू की है, उनका धरातल सर खोजने की बात की है। बीजेपी आज प्रतिपक्ष के नेता डिनर दे रहे हैं, सारी बातें हो रही है, लेकिन कैंडिडेटों को लेकर के अभी तक कोई चर्चा। श्याम जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर पार्टी को अलग अलग तरीके से रणनीति बना के काम करना होगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी या हो या कांग्रेस, एक बड़ा आम चुनाव सामने है जो कि भविष्य तय करेगा हिंदुस्तान का। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर में हम चर्चा कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव पर। आने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो किस तरह की तस्वीर सामने होगी। दोनों ही पार्टियां 25 सीट जीतने का दावा कर रही हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है और दोनों ही पार्टियों का दावा है कि हम 25 सीट पर फतेह हासिल करेंगे। इसको लेकर चुनावी रणनीतियां, कवायद भी शुरू कर दी गई है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मेरा सवाल आरसी चौधरी साहब से है। आरसी चौधरी जी, बीजेपी चाहे 25 सीट जीतने का दावा कर रही है, जैसे श्याम जी ने भी कहा कि आप अभी सत्ता में, पार्टी की वापसी हुई है कांग्रेस की, और कांग्रेस के सामने कांग्रेस ने कवायद भी शुरू कर दिया, अलग अलग जिलों का पैनल बना के अलग अलग जिलों के हिसाब से एक रणनीतियां बनाई जा रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के सामने सत्ताधारी तो पार्टी है, निश्चित तौर पर माइलेज भी है, लेकिन क्या एक चुनौती भी बड़ी है? सुधांशु जी, इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। कार्यकर्ताओं के दम भरो, पन्ना प्रमुख का दम भरो, बड़ी टीम का दम भरो, सत्ता का दम भरो। मुद्दों पे जवाबदेही की सरकार चाहती है, मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। जो आपने मुद्दे दिए, क्या उनको आप डिलीवर कर पाए या नहीं कर पाए? जो सरकार सत्ता में जो भी कोई राजनीतिक दल है, उससे जवाब चाहती है जनता। अगर उसको जवाब नहीं मिलता है तो जनता उससे अपने मत के द्वारा जवाब देती है, जैसा राजस्थान के अंदर दिया वैसे ही 2019 का लोकसभा में देगी।
मेरी जो बीजेपी की जो शाखा प्रवक्ता है उन्होंने जिक्र किया, इस देश के अंदर वंशवाद का उन्होंने जिक्र किया, भ्रष्टाचार का उन्होंने जिक्र किया, तुष्टिकरण का उन्होंने जिक्र किया। वंशवाद तो जो भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर जो राजनीतिक दल बनता है उसके बाद में इनके तमाम मुख्यमंत्रियों के जो बेटे हैं वो संसद के अंदर हैं। किस प्रकार से वंशवाद जो चल रहा है इन्हें आज उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप किसी राजनीतिक दल के मुखिया पे लगे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी पे लगे, भ्रष्टाचार का आरोप देश के चौकीदार पे लगे और देश का चौकीदार उसका जवाब देने की बजाय वहां से गायब मिले। जिस सदन को वो नमन करते हैं, जिस सदन को वो मंदिर मानते हैं और जिसके अंदर वहां पे सब तमाम चीजें होती है, चीजें होने के बावजूद देश की रक्षा मंत्री है, देश की रक्षा मंत्री वहां पे नहीं बोलती है। यहाँ पे जो HAL है, जो इस हिंदुस्तान का जो नाक है, जो HAL जो दुनिया की विमान बनाने वाली कंपनियों में डेसोल्ट से ऊपर आती है, उस कंपनी से टेंडर लेके अपने निकटतम किसी व्यापारी को, किसी बिजनेसमैन को, अनिल अंबानी जी को दे दिया जाता है। ये देश की जनता जानना चाहती है। इन्होंने कहा कैसे राफेल की कीमत का पता चला, कैसे 30,000 करोड़ का पता चला, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जारी करते हैं अनिल अंबानी जी। तमाम मुद्दे हैं, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। मुद्दे भगने से, आंखें बंद करने से नहीं होता, मुद्दों का जवाब देना होता है। पूरा राजनीतिक दल और पूरी सरकार किसी व्यक्ति को बचाने में लग जाए और जनता के मुद्दे गौण हो जाए तो निश्चित रूप से जनता उसको जवाब देती है और वो जवाब 2019 के लोकसभा चुनाव में देगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है? कांग्रेस के सामने चुनौती कहीं नहीं है। कांग्रेस के यहां पे जनता की जब गवर्नेंस होती है, जब लोगों की सुनी जाती है, जब उनकी खुद की सरकार होती है, तो मुझे नहीं लगता जो इन्होंने बात कहा कि कर्जा माफी की बात की थी, ये बीजेपी के साथी हैं, इन्होंने सरकार चलाई, अभी अभी छोड़ के गए। इन्हें पता है कि कर्जा पे कितना फोर्स है, कितना नहीं है ना। आधार पर आप मानते हैं 10 दिवसीय वादा आपने किया। चुनौती इसलिए नहीं है अब चुनौती कि देश की जनता से जो आप वादे करते हो, जो आप वादे करते हो, अगर वो जनता के वादों पे खड़े उतरते हैं। अलवर का सांसद आपको, आप अलवर के सांसद की बताएंगे तो हम आपके बाड़मेर के सांसद की बताएंगे, है ना। जहां पे वो विधानसभा का चुनाव था, इन्होंने अपने सांसद को भी प्रत्याशी बना के उतारा, जीत के आ गया, सांसद को भी प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। उनको कितनी बड़ी करारी शिकस्त मिली है बाड़मेर के अंदर। इसलिए आप जब उदाहरण दें तो दोनों तरफ से दीजिए, दोनों तरफ से दीजिए। आप नहीं बता रहे हैं, वो तो मेरे को बताना पड़ रहा है ना कि भाई कैसे बताएंगे आप। मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन चुनौती क्या होती है? चुनौती जनता के साथ में धोखा करना चुनौती होती है। कैसे उस जनता के सामने जाएंगे? ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लाभार्थी खर्च करके यहाँ पे सम्मेलन कर सकते हैं। इसलिए इस राज्य को केंद्र की सरकार से क्या सौगात मिली, भारतीय जनता पार्टी ने क्या सौगात दी, इसलिए ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से 25 सांसद दिए, आज क्या मिला राजस्थान को? राजस्थान को क्या मिला? राजस्थान को 100 करोड़ रुपए का अनुदान ये लेके नहीं आ सके, इसलिए राजस्थान आपको ठेका सकता है। राजस्थान की जनता, इस राज्य की जो जनता है वो चाहती है इस राष्ट्र का अग्रणी राज्य बने। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव की मुद्दों का जवाब होगा और कैसे राजस्थान अग्रणी राज्य बनेगा, ये चुनौती है। और ये चुनौती देखने हमने आपको बिल्कुल योगदान नहीं डाला, हमने आपको योगदान बिल्कुल नहीं डाला। और आपने कहा इस देश के टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे। जिस आदमी पे हत्या के आरोप में जो जेल गया, जिस आदमी पे हत्या के आरोप में जो हत्या के आरोप में जो जेल की सलाह को पीछे गया, सवाल का देश की जनता को यह कहता है कि मोदी के अलावा कोई चारा नहीं है। जो जेल की सलाखों के पीछे, तो जेल की सलाखों के पीछे हत्या के आरोप में गया हो, जो पार्टी की जनता को घूर घूर के जो धमकाना चाहते हो, ये धमकने वाला चिंता नहीं है। ये तुष्टीकरण है इनका, ये झूठ का तुष्टीकरण है जो उनकी मजबूरी बन चुका है। लेकिन एक परिवार, ये झूठ जो जनता ने दिखाया, अंगद का बनाओ 180 सीट का वादा करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 राज्यों के अंदर 180 सीट नहीं मिली और फिर भी बोला जाए ये मौका है, बोलने नहीं। लेकिन इस प्रदेश की जनता जानती है, इस प्रदेश की जनता ने आना दिखाया, आगे भी दिखाएगी। निमिषा जी, लेकिन देखिए, जब चुनौती की बात है, मैंने उनसे पूछा सवाल, चिल्लाहट करके बात ही नहीं है। चिल्लाहट को हमने आपने सुना, आप क्यों विचलित हो गए, क्यों विचलित हो गए? जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे क्यों विचलित हो गए? आप जवाब दे रहे थे, हमने आपको बिल्कुल योगदान नहीं डाला। हमने जब आप बोले हमने बिल्कुल नहीं बोले, लेकिन आपने बीच में बोलना चालू कर दिया क्योंकि आपके पास में झूठ की बुनियाद में बना हुआ मिट्टी का महल गहना है।
अगला सवाल पूछूंगा आप सब बोल लीजिए। परिवार को पालते पालते आपने तो उस महल को सीमेंट का बना दिया है ना। बताइए कि आप जब एक परिवार को पालते लोकतंत्र को, देखिए पहले मैं सुधांशु जी, हमारे सामने हम यहाँ पर एक बहुत ही एक अच्छे चैनल पर हम लोग मतलब एक लेवल के चैनल पर बैठे हुए हम लोग ऐसी कूद तर्क की बातें करें। चौधरी जी आप जवाब दे देना, जवाब दे देना। आप क्यों बोला शुरू किया, बीच में बोला क्यों शुरू किया, मैंने वंशवाद का आपने दावा किया, मैंने वंशवाद का बताया। मुख्यमंत्री का बेटा है, रमन सिंह का बेटा है, तमाम बेटे हैं, किसके वंशवाद में, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जमानत पर हो, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या का आरोप सड़कों के बीच में रहा हो, वो देश की जनता का नेतृत्व करना चाहता है, जो जेल की सड़कों के बीच में रहा हो, हत्या के आरोप दे रहा हो, उनके ऊपर हत्या के आरोप, जब किसी न्यायाधीश को मरवाने के आरोप लगे, चौधरी जी वो आदमी बताएंगे, वो आदमी बताएंगे। विकास का जवाब दो, भटकाना लटकाना बंद करो। चुनाव लड़ेगा इसकी बात नहीं। बताइए अब आप 25 सीटों पर जैसे आप जीत का आप कह रहे हैं कि देखिए कि हम चुनाव लड़ेंगे और 25 सीटें जीतेंगे, ये आपके बड़े नेता भी कह रहे हैं जी। मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, जब आप 3 राज्यों में जब चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान आपको लगता है कि भाई लोकसभा चुनाव में हमको बड़ा नुकसान होने वाला है। यूपी में सपा बसपा का गठबंधन हो गया, राजस्थान की अगर हम बात करें तो किस आधार पर आपको लग रहा है, मैं देखिए, और जब उपचुनाव हुए थे तो अजमेर और अलवर में आपने वो सीट गंवाई उपचुनाव के दौरान, तो किस आधार पर आप कौन सी ऐसी योजनाएं हैं आपकी की योजनाएं जो मतलब आपके लिए बहुत जबरदस्त काम किया जिन योजनाओं ने, उनके आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए सुधांशु जी, बात यह है कि हम तो योजनाओं की सार्थकता पे ही जीत के रण में उतर रहे हैं। आज राजस्थान का जब प्रदेश में जब जल के लिए हाहाकार मचावा छोड़ के कांग्रेस गई और आज प्रदेश का जल का स्तर जब ऊपर उठता है, प्रदेश की जनता को सुलभता से जल जब उपलब्ध होने लग जाता है और आज स्वास्थ्य योजना भामाशाह हमारी राष्ट्रीय योजना, ऐसी अनगिनत योजना, शिक्षा का स्तर 26वें स्थान से उठ के दूसरे स्तर पर आता है, दूसरे स्तर पर हो जाता है। श्याम जी, मेरा निवेदन है कि इंटरप्शन से क्या हो, इरिटेशन भी होता है और वोकल सिस्टम जो है ना गले का, मतलब मैं बोलना चाहूंगी चौधरी जी पहले धारा प्रवाह वो मैं आपका उत्तर दूंगी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। श्याम जी, मेरा निवेदन है आपसे, सम्मानित पत्रकार है, मैं उनसे निवेदन करूंगी जो प्रश्न सुधांशु ने जी दिया पहले उसका उत्तर समाप्त करूं, उसके बाद आपके उत्तर का जवाब दूंगी। हमें एक बात है कि हमें ये देखना है कि आज प्रदेश की जनता तक जो विकास योजनाएं हमारी पहुंची हैं, बात तो बहुत की कांग्रेस ने, झूठ का प्रचार करना, झूठ आता जरूर है लेकिन चलता नहीं है, चल नहीं पाता है। चौधरी जी जितना भी चिल्ला चिल्ला चौक चिल्लाट करे, आज जब प्रदेश की जनता को जाके बोले, प्रदेश जनता बोले आप आए हो 10 दिवस का वादा आप करते हो, हमने नहीं किया, आपने किया। हवा में पैराशूट में बातें कर दो और धरातल पर आते हो तो दुहाई दो शासन प्रशासन व्यवस्था की। हम यहाँ पर आज हम जो एक जो है डिजिटल अभियान बनाया, एक अभियान बनाया डिजिटलाइजेशन को, क्योंकि जवाबदेही जो प्रदेश बीजेपी इस बात को समझ रही है कि 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद, यूपी में सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद और जो भी आगे गठबंधन होंगे, क्या बीजेपी इस बात को समझ पा रही है कि उनको एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में? जो राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी एक पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और आज जिसने विकास को ही अपना आधार बना रखा चुनाव का, उस विकास का आधार बनाने के लिए हमारे लिए सबका साथ सबका विकास, ना केवल एक जाति का तुष्टीकरण, ना केवल एक क्षेत्र का। सुधांशु जी, श्याम जी, मेरा निवेदन आपसे है कि हमारा निवेदन है कि हम जब सबका साथ सबका विकास का स्लोगन जब दिया, उस स्लोगन को सार्थक भी किया है, तो हमारे लिए कहीं पर भी एक विकास का मुद्दा जो है वो ही है और वो ही रहने वाला है। और गठबंधन की बात जब की जाती, कहीं पर जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो कांग्रेस स्वतः बनाती, 15 मिनट में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के कर्नाटक में घुस तो गई, अब सरकार नहीं चला पा रही है। और भ्रष्टाचार का सीधा जो 7 दशक इस देश ने कांग्रेस के देखे हैं और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरसता हुआ मेरा देश और मेरा प्रदेश, जब आज सड़क बिजली स्वास्थ्य शिक्षा के जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गई, उसी को मेंटेन रख लेंगे तो ये। और अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में आप अखबार उठा के देखिए, एक निवेदन और करूंगी सुधांशु जी, एक निवेदन और मैं करूंगी, छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के जो राजनीतिकरण करते हम नहीं करेंगे, अपराध के जो आंकड़े पिछले में 1 महीने बड़े हैं वो आप देखिएगा खुद ही।
वो एक सोचनीय विषय बात करेंगे। सिर्फ इनको चुनावी अभी इनकी तेजी से बैठकें हो रही लोकसभा जीतने के लिए, ये चिंता नहीं कि प्रदेश की स्थिति अपराध में कहां से कहां पहुंच रही है, इसकी किसी को चिंता नहीं है। चिंता से सत्ता हासिल करने की। आपकी जब सरकार रही, आप अपराध की बात कर रहे हैं, मैं तो जब आपकी सरकार में सीकर, आप इस दौरान ही सीकर रेप कैपिटल के नाम से मशहूर हो गया, शेखावटी का, तो कांग्रेस की देन है, घटनाक्रम होते हैं। और देखिए नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, हालत ऐसी करके गई है, देखिए महिलाओं को देखने की दृष्टि परिवर्तित करके गए कांग्रेस के कुशासन में। आज सुशासन राष्ट्रीय योजना से बच्चों को गोद लेकर के पढ़ाया जा रहा है और एक विकास किया जा रहा है। ये तो शिक्षा को अवॉइड कर चुकी है, तो कहते हैं पंचायती राज की आवश्यकता ही नहीं है। लोकतंत्र की जो आवश्यकता है उसको इन्होंने नकार दिया है, शिक्षा को नकारती है कांग्रेस। श्याम जी, जिस तरह एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अजमेर और जब अलवर का उपचुनाव हुआ लोकसभा का, तब वो एक सीट हार गए। उसके बाद अब इस तरह की जो कवायद की जा रही है कि देखिए 25 सीटों पर हम बात जीतेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर हम ट्रेंड्स देखें आगे, तो चूंकि आप जिस तरह से आप विश्लेषण करते हैं, अगर हम ट्रेंड्स देखें लोकसभा के, उसमें सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चुनौती क्या देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के सामने, कि कांग्रेस के सामने इस तरह की चुनौती भी आएगी जब पैनल में नाम जाएंगे, जैसे विधानसभा चुनाव के समय भी आई थी, एक तरह की नाराजगी पैनल में, क्या कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, या फिर बीजेपी किस आधार पर चुनौतियां देख रहे हैं आप दोनों के सामने? देखिएगा कि बीजेपी में अब एकजुटता कैसे कायम रहेगी, ये सबसे बड़े विचारणीय विषय बनेगा। क्योंकि वसुंधरा जी को कितना वेटेज यहाँ मिलेगा और क्या प्रदेश अध्यक्ष का परिवर्तन होगा या इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये इनके बड़ा दिल्ली में लोग कौन कौन लोग यहाँ पर नेतृत्व संभालेंगे। कि जावड़ेकर जी को फिर प्रभारी बनाया है, तो एक प्रभारी के टाइम में उन्होंने हार सहन की है, दूसरी कैसे जीत पाएंगे, बड़ी चुनौती तो रहेगी। अब देखिए बेरोजगारी की बात जो कह रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता ही बीजेपी के टाइम में 500 से 600 रुपये मिलता था और करीब 38,000 लोगों को करीब ये देते थे, जैसा फिगर मेरे को मालूम पड़ा। और बजट था 20 करोड़, देते थे 10 करोड़, बाकी तो देते ही नहीं थे। अब क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हम 3,500 देंगे, अब उसका वॉल्यूम कितना होगा वो 6 महीने तक के लिए कह रहे हैं। लेकिन आप इन बेरोजगारों को भत्ता देकर के, जो कि आदत आपने बिगाड़ी, अब ये भी बिगाड़ना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार कैसे दोगे? आपने रोजगार सर्जन की बात कही लेकिन ट्रेनिंग पूरी दे नहीं पाए। आपका दावा किया, उन दावे को खोखला करते हुए आपके युवाओं ने और आपके लोगों ने आपको हरा दिया। अब आप भले ही कहें कि 0.5% का अंतर रहा, लेकिन सत्ता से बाहर हो गया। सत्ता से जब बाहर व्यक्ति हो जाता है तो उसको अब बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी आपके पास, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तो सदन में वो मौजूद होंगे, आप कुछ आरोप भी लगाएंगे, कुछ बातें भी करेंगे, क्योंकि राज्यपाल अभिभाषण कल आएगा तो सरकार का विजन जो होगा सामने, क्योंकि राज्यपाल के माध्यम से सरकार कहलाएगी कि हम ये करना चाहते हैं। और ये चुनाव से पहले जैसे केंद्र बजट लाएगा फुल, वैसे ही राजस्थान सरकार भी फुल बजट ला करके ये पेश करेगी कि हम किस प्रकार से किसानों को ऋण मुक्त करने, ऋण कैसे चुकाएंगे, क्योंकि इन्होंने भी पैसा की व्यवस्था नहीं की, बैंकों की वर्किंग कैपिटल लेकर के कर दिया। 10,000 का बिजली का बिल केवल कहा था, अब माफ हुआ नहीं हुआ है तो आने वाली सरकार भुगतेगी। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार की कुछ घोषणाएं की है मंच से राहुल गांधी के सामने, उस तरह का यदि उस सरकार अपने बजट में कुछ चीजें रखती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार उस दम पर निश्चित रूप से कांग्रेस कुछ सीटें जीतेगी। ये नहीं कि कांग्रेस को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार जब आ जाती है, आप पिछले अगर रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप देखेगा जो ये कह रहे हैं बार बार, क्योंकि आप देखेगा अगर 91 में ले तो भाजपा जीती थी 12 और 12 ये जीते थे और 1 सीट जीती थी अन्य ने। अब 98 में अगर चुनाव में देख ले तो 5 जीते थे ये, 18 जीती थी कांग्रेस और 2 जीता था अन्य। अब फिर आपके 2004 में जब हुआ तो 21 सीट इन्होंने जीती थी, 4 जीती थी कांग्रेस ने। और 2009 में जब चुनाव हुआ तो 4 जीती थी इन्होंने, 20 जीती थी कांग्रेस ने। सत्ता आज 2014 में तो ये पूरी ले गए, लेकिन अब स्थिति परिवर्तित है। लेकिन एक बात आपने जब आप कह रहे थे कि देखिए कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, अब उन्हें किसी प्रदेश का प्रभार भी दिया जा सकता है,
वो यानी कि मान लीजिए प्रदेश की राजनीति से वो दूर चली गई, अब एक बड़ा नाम थी वो प्रदेश की राजनीति में, तो क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा नाम है जो यहां पार्टी के स्तर पर काम करते हुए लोकसभा चुनाव में एक बेहतर रणनीति कायम कर सके और उसके नाम पर एक पार्टी को फायदा हो सके? देखिएगा, अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि विधानसभा का चेहरा तो हम वसुंधरा जी को कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में तो हम नरेंद्र मोदी को सामने रखेंगे और कोई दूसरा चेहरा होगा ही नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे। नरेंद्र मोदी ने खुद ने भी कहा कि मजबूर सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, आपको सामने आने दिखेगा कि प्रधानमंत्री जब 9 चरणों में जब चुनाव होगा तो राजस्थान में इनकी रैलियां पहले से ज्यादा होगी। अमित शाह सीधे तौर पर डोर संभालेंगे, समीक्षा अब किसी तीसरे को नहीं देंगे, वो खुद बैठ करके एक एक सीट पर सारी चीजें तय करेंगे कि कैंडिडेट हमारा मौजूदा सांसद होगा या नहीं होगा, या किसी कुछ एकाध दिल्ली के लोगों को लाकर के भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। जिससे पहले भी चर्चा थी, लेकिन इस बार कुछ लोगों को दे सकते हैं क्या, राजस्थान में उतार सकते हैं क्या सीधे तौर पर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाहर भेजा था वो हार गए। तो ये भी कुछ चीजें हो सकती है कि अमित शाह की इस बार रणनीति बिल्कुल अलग ढंग की होगी, जिस प्रकार से अब वो किसी के भरोसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन श्याम जी, प्रत्याशी चयन का कितना फर्क पड़ता है? दोनों, अगर चुनाव की बात करूं मैं, विधानसभा और लोकसभा की, दोनों चुनावों में भी अंतर है प्रत्याशी चयन को लेकर। देखिए, अभी कांग्रेस कवायद शुरू कर रही है, पैनल नामों पर चर्चा कर रही है, विधायक मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, पैनल बना के माना जा रहा है कि 10 फरवरी तक दिल्ली भी नाम भेजे जा सकते हैं पैनल के रूप में। तो प्रत्याशी चयन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिएगा, लोकसभा चुनाव पार्टी लड़ती है, प्रत्याशी होता है थोड़ा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन पार्टी का ज्यादा नहीं होता सक्रियता। अब कांग्रेस पार्टी सक्रिय कर रहे हैं अपने लोगों को। अभी कोई पैनल तैयार होकर कि वो कह रहे हैं कि मेरे को सचिन जी ने कहा कि भाई फरवरी में हो सकता हो कि हम कुछ उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि मार्च और अप्रैल तो है ही, अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाएगा। अपना अप्रैल में होगा या मई में होगा, थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं कि अधिसूचना जारी होने का टाइम अप्रैल से शुरू हो जाएगा, अलग अलग टाइम में होगा। तो जैसे अब होगा तो ये हमारे पास, इनके पास टाइम बहुत कम है रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि बीजेपी में अभी तक जिम्मेदारी कौन ले, क्योंकि वसुंधरा जी को जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने तो कोई जिम्मेदारी वसुंधरा जी को दी नहीं। तो अब वो लोकसभा का चुनाव को लेकर के क्यों चिंतित हो, क्यों सक्रिय हो, क्योंकि उनको लोकसभा के चुनाव में उतारा जाएगा नहीं उतारा जाएगा। जैसे कहा जा रहा है कि तीनों मुख्यमंत्री को लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है, तो कहेंगे वसुंधरा जी तो झालावाड़ ठीक है, बाकी तो मेरे को कोई मतलब नहीं। जीत हार का फैसला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उसके ऊपर आधारित होगा। अब यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत को क्या जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब गुलाबचंद कटारिया को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया तो राजपूतों को खुश करने के लिए हो सकता है कि वो आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब उनको जोधपुर से चुनाव फिर लड़ाया जाएगा नहीं लड़ाया जाएगा वो भी एक अलग बात है, बहुत सारी क्या है। अब देखिएगा, इनके इजेराज सिंह आ गए जी, अब वहां पे ओम बिरला भी हैं। अब दोनों में से कौन को टिकट मिलेगा ये पता, कोई पता नहीं हो सकता। कर्नल सोनाराम को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी संशय की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अब वसुंधरा जी की बजाय अमित शाह उन लोगों को तराशेंगे जो कि मूल रूप से भाजपा का है, आरएसएस का है, डिवोटी है। ये सारी चीज जो लगेगा कि जो जीत हार तो वो कहते हैं कि पार्टी और मैं सब कुछ स्थिति, क्योंकि आरएसएस से अगर कह देगी भाई इसको देना है तो देना। पहले भी कुछ लोगों के निर्णय किए गए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हमेशा ये होता है कि पार्टी में केंद्र में इनकी शासन है, राज्य में अगर शासन इनका होता तो इनकी स्थिति स्ट्रॉन्ग। अब राजस्थान में जब शासन इनका नहीं है तो स्थिति चुनौतीपूर्ण तो होगी। प्रशासनिक ढांचा अब इनकी तरफ इतना नहीं होगा जितना सत्ताधारी पार्टी के पास होगा। तो कांग्रेस उत्साहित इसलिए है कि सरकार उनकी है, सरकार और उनके पदाधिकारियों को एक्टिवनेस किया जा रहा है। अभी कह रहे हैं ना कि 10,000 हम लोगों को पद बांट देंगे जी, तो 10,000 लोगों को सक्रिय कर देंगे सरकारी तौर पर, तो एक निश्चित रूप से फायदा मिल सकता है कि उसका फायदा नीचे के लेवल में मिलेगा और दूसरे लोग प्रोत्साहित होंगे कि हमको भी कुछ मिल सकता है। और अभी जो उपचुनाव हो रहे हैं 22 तारीख को मेयर के, उसमें भी थोड़ा बहुत तो क्या पता क्या होता है उनकी क्या स्थिति, लेकिन जीतेंगे तो यही। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि आप देखिएगा घटनाक्रम के अनुसार अब ये बार बार आज भी कह रहे थे कि 2 किसान पानी पिलाते हुए मर गए,
ठंड से वो करेगा, वो बाद में उठेगा। लेकिन ये सारी चीज घटनाएं पहले भी होती, घटनाओं का स्थिर से केवल चुनाव जीतोगे नहीं, अब तो रणनीति बहुत कामयाब तरीके से आपको सामने लानी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको 5 साल शासन करके जा रहे हो और आपको जिम्मेदारी से बताना पड़ेगा कि आपने किया क्या। आप केवल जुमलेबाजी उससे काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान को आपने एक्स्ट्रा क्या दिया। सवाल मेरा निमिषा जी, ये बिल्कुल ये एक आपके सामने एक चुनौती भी रहेगी कि आप विधानसभा चुनाव में, ठीक है, आपको जनता ने नकार दिया, नहीं आपकी सरकार आ सकी, ठीक है, जीत हार चलती रहती, लेकिन यहां भी आपको जनता को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो आपको वापस क्यों लाएं, केवल मोदी जी के नाम पर लाएं कि बीजेपी के नाम पर लाएं कि आपकी योजनाओं के नाम पर लाएं, उनको बताना पड़ेगा आपको। देखिए, जनता को ही निर्णय करना है, संशय कहीं पर भी नहीं, क्योंकि गरीब को बैंक के द्वार तक लाना, अब बैंक की व्यवस्था गरीब के द्वार तक, गरीब को लेकिन बैंक में लाइन में भी लगा दिया था आपने। देखिए, वो उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया और उस डिमोनेटाइजेशन प्रक्रिया के बाद 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम ने उस पर मोहर लगा दी थी, चाहे कितना ही चीख चिल्लाहट कर ले विपक्ष। इसको खुद विपक्ष में जो कांग्रेस अभी केंद्र में है, वो कितना भी कर ले, विमुद्रीकरण को खुद मोहर लगाई जनता ने। वो तो खुद ने स्वीकार कर लिया, जनता ने स्वीकार किया, जनता ने। देखिए, एक इंटरप्शन, श्याम जी, आप बहुत सम्मानीय पत्रकार सम्मानीय आप मेरे, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैं जब अपनी बात अपने पक्ष रख रही हूँ, मैं बिल्कुल आपका स्वीकार करके धैर्यपूर्वक आपकी सारी समीक्षा सुन रही थी और मैं आपकी समीक्षा का सम्मान भी करती हूँ, लेकिन इंटरप्शन जो है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब बात कही है और मैं बात कर रही हूँ, विमुद्रीकरण प्रक्रिया को मोहर लगाई, उसके पश्चात आज जो सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार को लेकर के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और अब जो है अगस्ता वेस्टलैंड का बिचौलिए तक का प्रत्यर्पण भारत में होना, आपने श्याम जी आर बिहेविंग लाइक अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं एक एक करके पॉइंट का जवाब दूंगी, बीच बीच में आप बोलते हैं तो मुझे इंटरप्शन होता है। आप बीच में बोल रहे हैं श्याम जी, एक पॉइंट में बता रही हूँ मैं, हमारे आपने जब प्रश्न पूछा उसका संक्षिप्त में उत्तर दे रही हूँ, लेकिन इंटरप्शन से ना, इंटरप्शन से इरिटेशन होता है, आप मुझे बीच में बोलते हैं तो मैं मेरी विकट स्थिति होती है, आपके प्रश्न का उत्तर दूं या जो सुधांशु जी ने पूछा उसके प्रश्न का उत्तर दूं। मेरा निवेदन ये है, आपने सूचना देने से, देखिए मेरा देखिए, आप जब मैं अपनी बात करूँ श्याम जी, आप बता दीजिए, बीजेपी कांग्रेस की सारी बात आपने आरटीआई में साफ मना कर दिया कि इसकी सूचना नहीं दी जा सकती, एक धूर नाम के उसने व्यक्ति ने लगाई थी। अब कौन सा व्यक्ति, कौन सा कागज तथ्यात्मक, मैं अपनी बात कह रही हूं, मना कर दिया। देश की जनता जब तय कर चुकी, देश की जनता ने मोहर लगा दिया है, आपकी आरटीआई में बात हुई है, आप जो बात कर रहे हैं उसका तथ्यात्मक आधार पर बात करिए, विश्लेषण। मुझे अपना विश्लेषण कुछ मिनट का मौका मिला, मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रेजेंट करना चाहती हूँ मैं, आप दीजिए। प्रदेश की जनता गरीबी को लेकर के, बहुत गरीब हटाओ के नारे तो लगाए इन्होंने, लेकिन अपनी गरीबी और अपने एक परिवार को पोषित करते चले गए, और आज खुद जमानत में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं भ्रष्टाचार हटाने की। और रही बात लोकतंत्र में, ठीक है, कांग्रेस की बातचीत चल रही है, लेकिन आज ही 2 दिन पहले एक बहुत ही सम्मानित अखबार में आया था कि कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण में करोड़ों के घोटाले, और उनके खुद के कार्यालय में जो चस्पा हुआ था कि इतने में टिकट बेची गई। तो मैं तो प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ कांग्रेस की जो आंतरिक, जो इनके लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दम्भ तो भरते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव वितरण होता है, इसे प्रश्न चिन्ह लगाती हूँ। भाजपा का सभी चीजों को लेकर के, भाजपा एक लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नॉमिनेट करने वाली और स्थापित करने वाली भाजपा। तो ये मैं प्रश्न पूछती हूँ कि कांग्रेस के अंदर तो अध्यक्ष कोई हो ही नहीं सकता, आरसी चौधरी सोच भी नहीं सकते कभी ऐसे किसी सम्मानित पद पर जाने के लिए, लेकिन हम कार्यकर्ता अपने कार्य के आधार पर, संगठनात्मक परिदृश्य के आधार पर, और लोकतंत्र में भी, मैं ये कहूंगी सुधांशु जी, संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगी कि आज जो है लोकतंत्र में लोक व तंत्र का सामंजस्य स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ऐप के माध्यम से प्रत्येक जन अपनी बात कहता है, समीक्षा करता है, और वहां पर पीएमओ के अंदर बाकायदा उसका समीक्षा होती है और इम्प्लीमेंटेशन और चेंजेस भी होते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय से ये भी पूछा जाता है कि क्या ये जो वहां गठबंधन हो रहा है, क्या ये, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राय हर बात पे ली जाती है, लोकतंत्र का एक बहुत खूबसूरत परिदृश्य है। तो लगता है कि हाँ थोड़े विचलित हैं महागठबंधन। देखिए नहीं, आप वो लोकतंत्र के एक आधार है, जब पता है एनडीए अपने आप में गठबंधन है, तो हम तो हर बात पे जनता की, लोकतंत्र में लोकतंत्र का सामंजस्य स्थापित हो चुका है, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि विकास पे मोहर लगा चुकी है जनता। चौधरी जी, मुझे बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहिए कि अब जो लोकसभा चुनाव में आप लोगों को आप सत्ता में आ गए, निश्चित तौर पर आप लोग उत्साहित हैं, लेकिन क्या इस चुनौती को आप केवल अपनी योजनाओं के ऊपर ले जाएंगे
या फिर आपको लगता है कि जो आने वाले 5 साल जिस तरह से आपका जो एक परिकल्पना आपने लोगों ने रखी है, आप सब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, उस आधार पर आप जाएंगे? मैं तो ये जानता हूँ इस देश की 132 करोड़ आबादी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को नहीं भूली है। ये आजादी हमें किसी के तोहफे में नहीं मिली थी। बहुत लोगों ने बलिदान और शहादत दी, बहुत लोगों ने अपनी जेल की सलाखों के पीछे पीढ़ियां गुजारती, तब जाके हमें आजादी मिली। इस मुल्क के 132 करोड़ आबादी ये जानती है कि इस देश के संवैधानिक मूल्यों का जब हनन होगा, इस देश के जब संवैधानिक संस्थानों पे जब हमला होगा तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और ये अच्छी तरीके से महसूस कर रहा है। इस देश के अंदर पहली बार किसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आके देश की जनता की अदालत में अपील करते हैं। कितना मुश्किल काम है, जहां पे देश का सर्वोच्च न्यायालय, जहां पे हर आदमी न्याय इसलिए कितना आधी रात को इस प्रकार से घेरा जाता है जहां पे शहादत इस बात पर फोकस रहेंगे। राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं बार बार कि हमारी जनता, हम लोगों के लिए हैं, हमारे लोगों की सुनी जाएगी इस सरकार में हर संभव तरीके से। निश्चित रूप से लोकतंत्र की मूल भावना यही है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है, कांग्रेस के सामने एक इस बात का फायदा है कि उनकी सरकार है, बीजेपी भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर है और बीजेपी को बिल्कुल इस तरह नकारा नहीं जा सकता क्योंकि केंद्र में बीजेपी मौजूद है और इस वक्त बीजेपी का बड़े स्तर पर बीजेपी का राज है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आने वाला समय लोकसभा को देखते हुए ये चुनौतीपूर्ण रहेगा कि किस तरह की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से टिकट वितरण किए जाए और खास तौर पर लोकसभा चुनाव जिसका आम चुनाव का ही इम्पैक्ट पूरी भारत की राजनीति में पड़ेगा और आने वाला समय ये डिसाइड करेगा। जो जनता है भारत की, ये इस बात को निश्चित करेगी कि वो किस पार्टी को हिंदुस्तान के पटल पर देखना चाहती है, किसको चाहती है कि वो उनकी योजनाओं को साकार कर सकें। खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।